इतनी बात समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? टेम्परेचर जब कम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड होगा, थोड़ा थोड़ा लिक्विड होगा और थोड़ा थोड़ा सॉलिड होगा, क्योंकि 0 डिग्री पर जस्ट बनना चालू हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो लिक्विड की जो वेपर्स हैं इस पर जो प्रेशर है और सॉलिड की वेपर, सॉलिड के ऊपर जो लिक्विड है, यानी सॉलिड की जो वेपर बन रही है उसका प्रेशर और लिक्विड की जो वेपर बन रही है उसका प्रेशर, ये जब दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। तब जैसे वेपर प्रेशर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है तब बॉइल होगा, और यहाँ जितना लिक्विड है थोड़ा थोड़ा लिक्विड होगा और थोड़ा थोड़ा क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड भी होगा। तो सॉलिड की जितनी वेपर्स बन रही है उतनी वेपर्स अगर लिक्विड की बन रही है, उस स्टेट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर ये होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की ये डेफिनेशन है कि जब लिक्विड का टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर कम होते जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट जब उसका वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो उस स्टेट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे ये अपने पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले लिया, ध्यान से देखना, टेम्परेचर ले लिया केल्विन में। इस एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने मान लिया ये मेरे पास लिक्विड है, यहाँ पे ए पॉइंट पर लिक्विड, प्योर लिक्विड की बात हो रही है। अब इसका ये टेम्परेचर है, मान लिया ये रूम टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर पर वो क्या है, कौन सी स्टेट में है, रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है ना। अब उसको अपन टेम्परेचर कम कर रहे हैं, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम होता है, इतना सबको पता है। तो ये वेपर, इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ आता है। अगर लेफ्ट से राइट जाएं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और राइट से लेफ्ट आए तो वेपर प्रेशर कम होते जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। मान लिया इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और उसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर आपस में इक्वल हो जाता है, तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर लिक्विड का। टीएफ लगा, नॉट लगा देते हैं। अब बताओ, अगर जल्दी से बताना, अगर सॉल्यूशन ले लेंगे, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में, जिसकी वेपर नहीं बनती है। अगर इसी टेम्परेचर पर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिला देंगे तो आप जानते हो कि वो ए की जगह ए डैश पर आ जाएगा, यानी इसी टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर कुछ कम रहेगा। जल्दी से बताओ, ये वाली बात समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ, ये वाली बात समझ में आ रही क्या, कि इसी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल मिला हुआ है, उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट से कम होगा। ये प्योर स्टेट है, प्योर लिक्विड। ओके, हाँ पूरा बोल भी समझ में आ गया, चलो मैं मान रहा हूं समझ में आ गया। अब इसका टेम्परेचर कम करना चालू करते हैं, कम करना चालू करते हैं। तो जब कम करना चालू करते हैं तो इसमें यहां पे फ्रीज क्यों हो गया, क्योंकि लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ज्यादा था। अब इसमें लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर कम है, तो कम वेपर प्रेशर कम है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कहां पहुंच जाएगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ क्यों जाएगा पीछे की तरफ? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो उसका टेम्परेचर, उसको फ्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी वेपर को कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो उसको इस तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में वेपर प्रेशर वैसे ही कम था, तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण जब हम सॉलिड स्टेट में ले जाएंगे, तो जब वो सॉलिड स्टेट में आएगा तो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कम रहेगा, और इसलिए वो कुछ पीछे की तरफ फ्रीज होगा, और इसलिए इसका ये नया फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, तो ये टीएफ हो जाएगा नया। सिंपल ऐसा समझो कि प्योर स्टेट में होता है, तो जब उसकी सॉलिड स्टेट आएगी तो
प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो जब सॉलिड स्टेट में आता है तो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और प्योर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाने पर बॉइल होता है, इक्वल हो जाने पर फ्रीज होता है। ओके, जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो थोड़ा सा कम पे बॉइल होता है, उसका कर्व उससे नीचे की तरफ जाता है। ठीक है क्या? ओके, तो ये वाला जो लेंथ है, इसको हम कहते हैं, ये वाला जो, इसको हम कहते हैं डेल्टा टीएफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। शॉर्ट में कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या मैं समझू, इतना समझ में आ गया? जब लिक्विड अपनी प्योर स्टेट में होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसको फ्रीज करते करते जब हम लाते हैं तो टीएफ पर सॉलिड बन जाता है, सॉलिड में बनने लगता है, फ्रीज होने लगता है। लेकिन जब वो सॉल्यूशन स्टेट में होता है तो उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम होता है, तो उसको और कम टेम्परेचर तक ले जाना पड़ता है, ग्राफ उसका नीचे की तरफ आता है, इसलिए इस कम टेम्परेचर पर वो फ्रीज होता है। ओके, क्या ये समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूं? कुसुम, क्यों कुसुम आई है क्या? कुसुम का नाम किसी ने बताया नहीं मुझे। ओके, सो देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, ये कितना होगा? टीएफ नॉट, क्योंकि ये ज्यादा था, माइनस टीएफ। ओके, एक्सपेरिमेंटली it is observed that delta TF, depression in freezing point, is directly proportional to molality. M क्या है यहाँ पे? molality. So delta TF को अगर हम इक्वल करेंगे तो क्या लगेगा? KF, जैसे वहां पर अपना KB लगा था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ऐसे यहाँ पे KF लगता है। इसको कहते हैं फ्रीजिंग, केएफ क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, नोट्स बनाते जाओ, कांस्टेंट। ठीक है, इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक क्यों बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक वो ब्रांच होती है, बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच होती है, क्रायोस्कोपिक वो ब्रांच होती है जिसमें लो टेम्परेचर की स्टडी की जाती है, इसलिए इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्रायोस्कोपिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर। ठीक है, ओके, आगे समझ यहां तक? मैं आगे बढ़ूं क्या जल्दी से? यहां तक समझ आ गया? अब वैसे जिन लोगों को कल समझ में आ गया होगा वो तो उनके लिए तो ये नॉर्मल बात होगी ना, समझ आ गया सबको? ओके, संदीप बोल रहा है यस, ओसिन भी बोल रही है यस। ओके, अच्छा, अब वही कैलकुलेशन जो अपन ने कल किया था, कैलकुलेशन ऑफ किसका? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका इस ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इससे हम क्या करते हैं जनरली, हमारे पास जो सॉलिड होता है, अगर मुझे एक पाउडर के रूप में सॉलिड है, सफेद सफेद दिया हुआ है, तो मुझे पता नहीं कि भैया वो क्या है, NaCl है, कोई बेंजीन है, नेफ्थलीन है, क्या है मुझे पता नहीं, तो उसको डाल के एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। इसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है इसको जरा देखें। आपको पता है मोलेलिटी क्या होती है? ये अपन ने कल भी देखा था, मोल्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे वही चीज मैं बोल देता हूँ, ए मतलब हमारा क्या है? सॉल्यूट। बी मतलब क्या है हमारा? ये हमेशा पूरा अपना हमेशा से ये पैटर्न रहा है, Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये काय में होना चाहिए? इन kg। यही है अपने पास, ठीक है, ओके। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ इन
केजी। इन केजी में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। एक चीज है ना, एक चीज बताना इसके बारे में। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वेट काय में रहना चाहिए, केजी में रहना चाहिए। ऐसी करते हैं अपन लोग, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मुझे सॉल्वेंट ये जो बीबी है ये 5 ग्राम दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे केजी आना चाहिए और मुझे ग्राम में चाहिए। बस तो ऐसा नहीं कि 1000 कर दिया, ऐसा नहीं कि, तो ऐसा करना पड़ेगा। देखो WA अपॉन MA। अब मुझे यहाँ ग्राम में रखना है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ केजी में चाहिए, लेकिन मैं यहाँ ये 5 ग्राम रखना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/1000 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये वाली चीज समझ में आई क्या? कई लोगों को समझ में नहीं आती छोटी सी चीज। यहाँ पे बोल रहा है केजी में रखना है, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में 5 ग्राम दिया हो तो मुझे यहाँ 5 ग्राम रखना पड़ेगा, तो उसको केजी में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा ना। ये वाली चीज समझ में आ रही सबको? 5/1000 किया, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब देखो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, WA इंटू 1000 ऊपर आएगा अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर ये 5 जो है वो बेसिकली क्या है, ये है ना WB, तो यहाँ WB। अब इसको आप सीधे ग्राम में रख सकते हो, इसको आप सीधे ग्राम में रख सकते हो, मतलब ऑल इन ग्राम्स। तो अगर, और जनरली हमको ग्राम में दिया होता है, इसलिए यही फॉर्मूला मोलेरिटी का हमारे लिए जरूरी है। जनरली हमको ग्राम में, किलो में कौन सॉल्वेंट वगैरह रखता है, हम जो अपनी जो लेबोरेटरी में सॉल्यूशंस बनाते हैं उसमें ग्राम ही में लेते हैं ना, किलो में कौन लेता है, ठीक है। तो इसमें तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम में डायरेक्ट रखो, और 1000 का नहीं किया है तो फिर केजी में। तो इसलिए आप लोग ये वाला फॉर्मूला ही याद रखिए, क्योंकि केजी में जनरली गिवन नहीं होता है कि हमको ग्राम में दिया जाए। अच्छा अब देखो क्या है अपने पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा TF, जो कि किसके बराबर था, KF इंटू मोलेलिटी। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF इंटू मोलेलिटी का फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये सब ग्राम में। तो हमको निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, KF वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू वेट ऑफ किसका, वेट ऑफ क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बोलो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया क्या सबको? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? यहां तक की सारी कहानी समझ में आ गई सबको? हमने क्या क्या बोला, हमने बोला कि प्योर लिक्विड होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो जब उसका टेम्परेचर कम करते हैं, आ रही है नहीं आई थी क्या, अभी आ रही है, उसका टेम्परेचर कम करते 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 जाते हैं तो एक ऐसी स्टेट आती है जब उसका लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नीचे आता है, तो उसका जो ग्राफ है वो भी नीचे आता है, तो डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट का इसको, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट इसको समझाने का एक और तरीका है, थोड़ा डीप वाला है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसको ना बताया जाए, उससे ना आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए सिंपल तरीका बताया। वैसे इसका एक डीप मेथड, डीप क्राइटेरिया भी है कि डिप्रेशन क्यों होता है फ्रीजिंग पॉइंट, उसको बता दो क्या? इतना सफिशिएंट है कि भाई लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो ग्राफ यहाँ तक आता है, और जब नॉन वोलेटाइल में ला देते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ग्राफ थोड़ा सा पीछे चले जाता है। इतना काफी है कि थोड़ा डीप वाला समझा दूं, वैसे मेरे को लगता है काफी है, इसका डीप भी है पर छोड़ो, ठीक है क्या, इतना काफी। यहां तक सबको समझ आ गया? एनी डाउट किसी को? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, हम लोग आगे बढ़े।
एक क्वेश्चन करोगे क्या? हाँ खुशी बोल रही है, आगे बढ़ो सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। पूरा ही बोल रही है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 445, सब लोग को जल्दी से आंसर देना है। 45 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकॉल। एथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? C2H6O2, इसको एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट। पहला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। दूसरा द डिप्रेशन है ना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब TF। गिवन है आपको KF गिवन है 1.86 किलो kg मोल इनवर्स, और TF प्योर स्टेट में आपको गिवन है एथिलीन ग्लाइकॉल का, सॉरी वाटर का है 15 के। ये 15 तो ऐसे दिया हुआ है, वाटर है ये, वाटर का है। 15 तो ऐसे दिया हुआ है, 230। देखता हूँ जल्दी से कोई करके बता रहा है कि इसको। 4 मिनट का टाइम है, कम से कम 2 क्वेश्चन होना चाहिए, तो जल्दी से इसको करो। देखते कौन आंसर दे रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं, जिससे बन रहा है वो सॉल्व करते जाओ, जिससे नहीं बन रहा है वो देखते जाओ, ठीक है? थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाओ, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनसे बिल्कुल नहीं बनेगा, अभी शुरुआत है। मोलेलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको अपन लिख सकते हैं 1000 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ वेट ऑफ, और ये ग्राम में हो जाएगा, ठीक है? तो मोल ऑफ सॉल्यूट, ए मतलब क्या है यहाँ पे आपको पता है ना, ए मतलब सॉल्यूट और बी मतलब क्या है, सॉल्वेंट। जिससे बन रहा है वो अपना करते जाओ कॉपी में, जिससे नहीं बन रहा है वो यहाँ देखो। 1000 मोल्स कितने होंगे? 45 ग्राम है। बताओ एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास कितना होगा? मोलर मास ऑफ C2H6O2 कितना होगा? 62 ग्राम पर मोल। देखो चेक करो, तो यहां पर रख देंगे 45 दिया हुआ है अपॉन 62 डिवाइडेड बाय 600 ग्राम है 6 सॉल्वेंट का। वाटर यहाँ क्या है? सॉल्वेंट यानी बी। तो सॉल्वेंट का 600 ग्राम है, 600 ग्राम मतलब ग्राम में रख दें डायरेक्टली, क्योंकि 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यहां से मोलेलिटी निकल जाएगी। उसके बाद पहला अपन को क्या निकाला? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे? KF इंटू एम, यहां से निकल जाएगा। दूसरा TF माइनस TF नॉट इज इक्वल टू डेल्टा TF होता है। यहां से जो भी निकलेगा उसको यहां रख देंगे, तो TF इज इक्वल टू TF नॉट प्लस डेल्टा TF। चलो अब बनना चाहिए सबसे, जल्दी करो। जल्दी करो भैया, देखते कौन पहले आंसर लिखता है। आदित्य, पूर्वा, ध्रुव, संदीप, खुशी, ओसीन,
अरे सुषमा कहाँ है? सुषमा प्रेजेंट है कि नहीं है? पूरे ये बैच की सबसे आलसी लड़की थी ना सुषमा। सुषमा कहाँ है? जल्दी आंसर करो ना। शुभम बोल रहा है 13.02। 13.02 तो कहीं नहीं आ रहा है शुभम। ये मोलेलिटी आ जाएगी। हाँ ये खुशी का आंसर सही है। मोलेलिटी आ जाएगी अपने पास 1.2। तो केएफ अपने पास 1.86 इंटू 1.2, तो ये 2.2 केल्विन के आसपास आएगा। ओके, और इधर सॉल्व करेंगे तो 273.15 प्लस 2.2, 275। अरे मैंने सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यार। सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया। सॉरी, टीएफ नॉट ज्यादा होता है